नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दो तीन बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं और इन खबरों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में हो रही है। और अभी अभी हमारे अ, वकीलों की जो टीम है उन्होंने मुझे फोन किया है और उन्होंने कहा है कि सथनकुलम मदुरई में जो कुछ भी हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है उससे न सिर्फ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे परेशान हैं, बल्कि पूरे पुलिस महकमे में अजीब तरह का हड़कंप है। एक बात तो और जान लीजिए कि अभी ये जो तारीख है वो संभवतः 15 या 16 अप्रैल की लग गई है डेट। अभी कंफर्म होना है, तो जैसे ही ये डेट कंफर्म होगा हम आपको बताएंगे भी कि दिशा की जो सुनवाई की तारीख है वो 15-16 को संभवतः किसी एक डेट में लग जाएगी। अभी वहां पर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है 15-16 का, तो एक तो वो है। दूसरा, ये सथन कुलम कस्टोडियल एक अभी पूरा जबरदस्त केस चल रहा था। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि जो आज मैं उन सभी दर्शकों से जो अब तक दुखी थे, नाराज थे, निराश थे कि कुछ नहीं होगा, ये केस लंबे समय तक चलता रहेगा, मोदी जी बचा लेंगे, अमित शाह जी बचा लेंगे, फडणवीस बचाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं वो बचाना चाहते हैं। हो सकता है इस तर्क में दम भी हो सकता है कि अभी जो संजय राउत ने कहा है कि आ, अमित शाह जी को एक जमाने में बाला साहब ठाकरे ने मदद की थी, उस रूप में हो सकता है नहीं हो की हो जिस रूप में संजय राउत कह रहे हैं कि उनके पैर पे आके गिर गए, अमित शाह को तो बाला साहब जानते भी नहीं थे। ये सब बात तो झूठी है। लेकिन हो सकता है कि अमित शाह जी ने हेल्प मांगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात पूरी तरह से झूठ भी हो सकती है, या ये बात 10%, 5%, 20% सत्य भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक विचारधारा के हैं। बाला साहब ठाकरे की बड़ी इज्जत थी महाराष्ट्र में, और कोई मुकदमा जो जो फर्जी मुकदमा था जो इनके खिलाफ लगा हुआ था, उस मुकदमे के ऊपर अगर कोई ये रिलीफ लेना चाहता हो तो हो सकता है कि उनसे संपर्क करने की कोशिश हुई होगी। ये पावर गैलरी में चर्चा है। हम इस चर्चा को खारिज भी नहीं कर रहे हैं। हम होते कौन है खारिज करने वाले? कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने मदद मांगी होगी बाला साहब ठाकरे से, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिस रूप में संजय राउत ने कहा है वो पूरी तरह से झूठ है। मैं भी इस तथ्य को मानता हूं, क्योंकि मैंने एक दिन पहले आपको यह कार्यक्रम करके दिखाया था कि कैसे संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। और ये कोई नहीं स्वीकार कर सकता है कि गुजरात के होम मिनिस्टर का, जिसकी की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही हो, जिस केस की, उस केस के बारे में बाला साहब ठाकरे को कुछ मालूम ही नहीं, और अमित शाह जाए और गार्ड फोन करें कि अमित शाह आए हैं मिलने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता है। अमित शाह जाएंगे, गुजरात के उस वक्त होम मिनिस्टर थे, ठीक है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, ये अलग विषय है, वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन वो जाएंगे और उनकी पूर्व सूचना नहीं होगी, बिना अपॉइंटमेंट के अमित शाह चले जाएंगे और गार्ड से ऐसे भटकते हुए सड़क पे जा रहे हैं, अरे रे रे तो बाला साहब ठाकरे का घर है, वहां रुक गए और गार्ड को कहने लगे कि बाला साहब ठाकरे का घर है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बाला साहब ठाकरे का घर है। अरे तो जरा जरा उनको बोलिए मैं अमित शाह मिलने के लिए आया हूं गुजरात से, मैं आमदार। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए संजय राउत की जो भी थ्योरी थी वो पूरी तरह से झूठ थी, गलत थी, असत्य पर आधारित थी। अगर आपको कोई तकनीकी समस्या हो रही हो, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में लगातार अ, मौसम खराब हो रहा है, कुछ इलाकों में ठीक है, कुछ इलाकों में जोर की हवाएं चल रही हैं। स्टॉर्म तो नहीं है, लेकिन हवाएं चल रही हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। 2 किलोमीटर बाद आप देखेंगे बारिश हो रही है, 2 किलोमीटर बाद देखेंगे तो सूखा पड़ा है। तो इस तरह की मौसम है, तो हो सकता है कि आपको कुछ तकनीकी समस्या हो सकती हो। आपको वीडियो के देखने में हो सकता है कि कुछ आपको बफर वगैरह को
देखने को मिले, क्योंकि लगातार हमारे पास जो भी दो दो कनेक्टिविटी है उस लाइन में हो सकता है कि कोई परेशानी हो। खैर, तो ये पूरी तरह से गलत थी जो संजय राउत की दलील थी। अब इसीलिए लोग ये कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अमित शाह ने इस केस को रुकवाया हुआ है, ठाकरे के केस को मोदी जी ने रुकवाया हुआ है, फडणवीस जी ने रुकवाया हुआ है। ठीक है, सारे लोग अपनी ताकत लगा लें, अगर उनकी बात को यकीन कर लें तो। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको बचा रहे हैं। ये मामला अदालत का है, अदालत में गया है। हाँ, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार ने हीला हवाली की है। आधार ऐसे लगते हैं कि अमित शाह और मोदी और देवेंद्र फडणवीस तीनों मिलकर के आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बचा रहे हैं। इसके आधार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मन ये कहता है कि वो बचाना चाहते नहीं है। आपका भी ये मन कहता होगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और फडणवीस उनको बचाना चाहते नहीं है। लेकिन अगर संजय राउत ने कहा है कि ऑब्लिगेशन है बाला साहब ठाकरे का, उस ऑब्लिगेशन के तहत ऐसा हो रहा है, तो ये बात थोड़ी बहुत सच लग भी रही है। भले ही जो प्रक्रिया उन्होंने बताई, जो तरीका बताया वो गलत है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि 6 साल हो गए, सरकार कुछ कर नहीं रही है। 1 साल से जब सतीश साल्यान, जो दिशा साल्यान के पिता हैं, उनका एप्लीकेशन आ गया है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो संदेह तो होगा। इस संदेह से कोई मना नहीं कर सकता है। और हम इस संदेह, जनता का संदेह है, जनता का संदेह आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इससे पीछे हट नहीं सकता हूं। तो ये संदेह होगा, लेकिन इस संदेह के बियॉन्ड आज जो मैं खबर लाया, आपको संदेह करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप भरोसा रखिए कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस ईश्वर भगवान नहीं है। और भगवान का जब डंडा चलता है तो ये सभी लोग बहुत छोटे होते हैं। हम और आप बहुत छोटे हो जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग छोटे हो जाते हैं। कैसे? ऐसे 2020 का एक केस है, कहां का? तमिलनाडु का। उस वक्त AIADMK की सरकार थी, स्टालिन की सरकार नहीं थी, ध्यान रखिएगा। और उस वक्त कोविड का दौर आया। कोविड में जो पाप हुआ ये आप सबने देखा है। बिल गेट्स, आधार पूनावाला तो कहता था कि कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए कोर्ट वोट में, कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है, ये लीजिए और इसको ठोक दीजिए, जो मैं दे रहा हूं उसको लगा लीजिए। आधार पूनावाला का ऑन कैमरा स्टेटमेंट है कि आई वुड लाइक टू कन्वे माय मैसेज टू ऑल द जजेस दैट इंडियन जुडिशरी शुड नॉट टेक सच काइंड ऑफ केसेस व्हिच गोज अगेंस्ट immunization scheme and immunization program of government of India. This was the statement, verbatim statement of Adhar Poonawala, one of the corrupt businessmen who got the maximum profit during COVID period. He is basically a criminal. We are fighting against him in the court. In the court of law, we are fighting against him. So Adhar Poonawala was saying in those days that judiciary should not take the cognizance of such cases. If anybody comes with the fact that they are having some adverse effect of the immunization or the COVID vaccine, case should not be taken by any court. This was the verdict of Adhar Poonawala. And Adhar Poonawala and Bill Gates both are hand in glove, because Bill Gates has invested millions of dollars in Adhar Poonawala's Serum Institute. And Adhar Poonawala Serum Institute given money to Bharatiya Janata Party, Congress Party and other party also. Even शरद पवार की जो एनसीपी है, उनको तो 3,000 करोड़ रुपए का फंडिंग मिला है। अब किसके अकाउंट पे गया है कि नहीं गया है, ये तो जांच का विषय है। तो सबको पैसे मिले, इलेक्शन के दौरान मिले, इलेक्शन के पहले मिले, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले, सब चुप हो गए। और टू सम एक्सटेंट हियर, आप सभी ये जानते हैं, मैं भी इसमें यकीन करता हूं, भारत सरकार की भूमिका अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और उनको अब जवाब देना पड़ रहा है, और वो भाग गए वहां से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने किसी को मैंडेट नहीं किया था, जबकि इनकी दिन रात मशीनरी यही काम कर रही थी, लगवा लो लगवा लो लगवा लो लगवा लो लगवा लो। लेकिन इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा था। खैर,
अब ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। 2020 में मदुरई में संथुलम एक जगह है, उस जगह पे एक पिता पुत्र थे, पी जयराज और जे बेनिक्स। ये दोनों छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसमैन थे, अपना दुकान चलाते थे। लॉकडाउन लगा हुआ था। कुकृत्य, गंदा कृत्य जो लॉकडाउन में हुआ आप सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के साइंस को दुनिया ने रिजेक्ट किया। पीयर रिव्यूड जर्नल है, एंटी लॉकडाउन 67,000 डॉक्टर्स, 67,000। और जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन था, बैरिंगटन एक जगह है, वहां पे बैठ करके कुछ डॉक्टरों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि हाउ इफेक्टिव इज लॉकडाउन, हाउ साइंटिफिक इज लॉकडाउन। और उन्होंने रिसर्च में पाया कि अरे भाई, जब वायरस का आउटब्रेक होता है, जब ये हवा में फैल जाता है, तो फिर ये नेचुरली आगे बढ़ता है। इसको आप मास्क से नहीं रोक सकते हैं, लॉकडाउन से नहीं रोक सकते हैं, या किवाड़ खिड़की बंद कर लेंगे उससे नहीं बचेंगे। समझ के ये शोध आया कि जब ये हवा में फैल गया है तो किसी न किसी रूप में, और ये इतना सूक्ष्म है कि आपको इंपैक्ट करेगा ही करेगा। वो जो मास्क नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, N95 एक मास्क होता है जो कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं है। तो मास्क के ऊपर भी आया और लॉकडाउन के ऊपर भी आया। भारत में बीबीसी ने एक न्यूज रिपोर्ट की कि भारत में लॉकडाउन का निर्णय किसने लिया। किसी को पता ही नहीं है कि किसने लिया, किस कमेटी ने भारत सरकार को गुमराह किया, किस कमेटी ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया कि लॉकडाउन लगा दो, पूरी दुनिया में लग रहा है, और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। और इस मामले में प्रधानमंत्री और बाकी जो इनके और कैबिनेट कलीग हैं, उनका क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी सिंपल बात समझिए कि ये जो पिता पुत्र हैं, ये अपना दुकान चलाते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में एक टाइमिंग थी, 10 से 5, 10 से 6, इतने बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं। लॉजिक ये था कि भीड़ हो जाती है, भीड़ में बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं, बहुत से इन्होंने अपने हिसाब से आर्गुमेंट दिया था कि अगर ज्यादा भीड़ होगी तो उसमें ज्यादा लोग बीमार होंगे, जबकि नेचुरल इम्यूनिटी आउटबर्स्ट होने के बाद ही आ चुकी थी। लेकिन ये लोगों को, किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमारा, अगर आप हमारा देखेंगे तो मैं आज फिर आपको कहता हूं, यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट है, मैं कई बार बोल चुका हूं अपने कार्यक्रम में, आज फिर बोल रहा हूं। उस पे जाइए, सारे डॉक्टर्स का, भारत के चर्चित एम्स के सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनका फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स है कि पूरी दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था। और इन्होंने सारे मैसेज को, मीडिया को खरीद करके, ये जो आधार पूनावाला है और ये जो बिल गेट्स है, इन्होंने पूरी दुनिया के जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, इंटरनेट वर्ल्ड है, उस पर कब्जा किया। अब ये पूरा शोध हो रहा है। जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तब आप आएंगे आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर जय भट्टाचार्य, इंडियन मूल के हैं लेकिन अमेरिका में है 40 साल से, और वो उसी यूनिवर्सिटी से हैं जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग, बाकी लोग काम कर रहे थे। एक ही विश्वविद्यालय के दो लोग, एक ये दूसरा थ्योरी, एक दूसरा थ्योरी कह रहे थे, और एक दूसरे को फ्रिंज एलिमेंट कह रहे थे कि आप साइंटिस्ट नहीं है। आज के दिन में वो अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसको कहते हैं NIH, उसके डायरेक्टर है, और उसी के डायरेक्टर हुआ करते थे एंथनी फॉची, जिनके ऊपर समझिए अभी एंथनी फॉची के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल की चर्चा हो रही है। और इसीलिए बाइडेन अपने आखिरी दिन, जब उनका ऑफिस खत्म हो रहा था, जो बाइडेन का आखिरी दिन, उन्होंने पार्डन, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि अगर वो किसी को क्षमा दे देते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलना, मुकदमा चलना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा पावरफुल माना जाता है। वहां पे रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, बड़ा टफ हो जाता है। तो उन्होंने आखिरी दिन पार्डन साइन करके वो चले गए एंथनी फॉची के लिए, कि एंथनी फॉची के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है जिनोसाइड का, मास मर्डर का,
क्योंकि यही RF कैनेडी लगा रहे थे आरोप, जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कि ये इन्होंने मास मर्डर किया है वैक्सीन का खेल करके, पैंडेमिक ला करके। ये कॉन्स्पिरेसी है फार्मा माफिया का कि महामारी लाओ और उसका दबाव लाओ और उसमें लोगों को मारो, उसमें कमाओ, लूट मचाओ। ये पूरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। तो उनको मालूम था कि एंथनी फॉची के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल गेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एंथनी फॉची चूंकि डायरेक्टर थे NIH के, तो उनको उन्होंने क्या किया, पार्डन लिख दिया। आखिरी दिन जो बाइडेन ने लिखा है, लास्ट डे ऑफ हिज ऑफिस, ही साइंड द पार्डन अगेंस्ट हुम, फॉर हुम, एंथनी फॉची। अब एंथनी फॉची और बिल गेट्स का अपना खेल चल रहा है साहब। खैर, ये तो अब उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये जो लॉकडाउन था, जो कि लॉकडाउन पूरी तरह से अवैज्ञानिक हो गया, पूरी दुनिया ने साबित कर दिया, कई पीयर रिव्यूड रिसर्च आ गए कि लॉकडाउन गलत था। उस लॉकडाउन का क्या हश्र हुआ मदुरई में, वो देखिए साहब। 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद इस पिता पुत्र ने दुकान बंद नहीं किया। जब दुकान बंद नहीं किया तो पुलिस पहुंची और पुलिस इस पिता पुत्र को उठा के लाई। हंसी का बन गया था कि 10 से 5:05 के बाद वायरस एक्टिव हो जाता है। अब 5:10 तक वायरस चुप रहता है। इस तरह से पूरा मीम बना, आप सबने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो मदुरई में इस दोनों पिता पुत्र को पुलिस पकड़ के ले आई और रात भर इतना पीटा, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि 1-2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई पिता पुत्र की। और ये राज कैसे खुला? एक लेडी कांस्टेबल ने इस बात को कहा, बवाल मचा वहां पे कि भाई मामूली दुकान खुले रहने की वजह से आप पकड़ के ले गए, ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। फिर आपने उसको इतनी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। इलाके में बवाल मच गया। आखिर में सीबीआई को यह केस हैंड ओवर करना पड़ा। सीबीआई आ गई सीन में। सीबीआई ने इंक्वायरी किया और फिर एक लेडी कांस्टेबल ने, जिसकी अंतरात्मा जगी, उसने ब्रीफिंग दिया। फिर 3-4 आई विटनेस ने कहा, कबूल किया, और फिर सारे जांच इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। अब यह मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ चलना शुरू। 302 का अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 सबका मुकदमा चलना शुरू हुआ, कस्टोडियल डेथ का। और आखिरकार कल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने जजमेंट दिया, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत और कैपिटल पनिशमेंट भी दिया, आर्थिक दंड भी दिया 9 पुलिस वालों को। कितने साल लग गए? 6 साल। 6 साल में निर्णय आ गया ना। अब 2003 और 4 का एक मामला है छत्तीसगढ़ का। पावरफुल चीफ मिनिस्टर, IAS, कांग्रेस पार्टी के बड़े दुर्धर्ष नेता अजीत जोगी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी, बड़े वो भी नेता थे। अमित जोगी के खिलाफ कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया? आजीवन कारावास का। वो भी मर्डर का मामला है, अमित जोगी के भी खिलाफ। एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए मेरे दर्शकों, निराश मत होना, आस मत खोना। अभी तो 15-16 को तारीख लग गई, और कितना भी ये संजय राउत बोले कि अमित शाह जी आए थे बचाने के लिए, और ये संदेश चले जाए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, फडणवीस मिलकर के आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते हैं, कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए इस दोनों वर्डिक्ट के बाद, और भी वर्डिक्ट चल रहे हैं, इसके बाद अभी अभी कुछ देर पहले मेरे 2-3 वकीलों ने मुंबई से फोन किया, कहा आशुतोष जी, पुलिस महकमे में हलकान मचा हुआ है, भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने खत लिख दिया था कि 174 सेक्शन का मुकदमा चलने वाला नहीं है, वहां पर वो दलील नहीं चलेगी। तो अब ये आदित्य ठाकरे जो मोहित कंबोज के यहां गए थे, तो मोहित कंबोज ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या किया मोहित कंबोज ने? मोहित कंबोज ने कहा कि साहब मैं इसमें क्या करूं, ये तो जग विदित है, सब जानते हैं।
फडणवीस साहब भी जानते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं तो छोटा आदमी हूं, है तो बड़ा आदमी, लेकिन मैं छोटा आदमी हूं। इस केस में मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं। बात बन नहीं पा रही है। मोहित कंबोज फेल, फडणवीस ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, ये जान लीजिए आप। हाथ खड़ा करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि अदालत के पास भी कोई चारा नहीं है। तो ये जब जो वर्डिक्ट आने शुरू हुए हैं तो पुलिस वाले भाग रहे हैं और सबसे ज्यादा अब डर सता रहा है शैलेंद्र नगरकर को और परमवीर सिंह को। मैं बार बार कह रहा हूं, शैलेंद्र नगरकर और परमवीर सिंह अब मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। उसी ने जाकर के अपने आका को बोला होगा कि जाइए मोहित कंबोज के पास। मोहित कंबोज, अंदर की जो खबर है मेरे पास जो आई है, मोहित कंबोज ने हाथ खड़ा कर दिया। मोहित कंबोज ने हाथ कैसे खड़ा किया आप सुनिए साहब। मोहित कंबोज ने कहा कि ये जो अशोक खराट का प्रकरण है, इसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब। अशोक खराट का प्रकरण सामने आ गया है, रूपाली चाकनकर के खिलाफ ईडी का ऑर्डर हो गया है, ईडी पहुंच गई है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है। 100 बैंक अकाउंट मिल रहे हैं, 100 बैंक अकाउंट। रूपाली चाकनकर अशोक खराट की ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। 300 महिलाओं के वीडियो हैं, अति गंभीर वीडियो हैं। तो वीडियो साक्ष्य मौजूद है। रूपाली चाकनकर अध्यक्षा थी महिला आयोग की और सतीश साल्यान ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है कि मुझे रोहन रॉय गाड़ी में बिठा करके किशोरी पेडनेकर के साथ, जो उस वक्त मुंबई की मेयर थी, मुझे रूपाली चाकनकर के ऑफिस ले जाया गया और 4 घंटे बिठा करके जो उन्होंने कहा लिखा हुआ लाया, उस पर मेरे से ब्लाइंड सिग्नेचर ले लिया। मैं पढ़ा भी नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यह सतीश साल्यान का वर्डिक्ट स्टेटमेंट है, दिशा के पिता का, कि मैं पढ़ा भी नहीं कि उसमें क्या है। बस मुझे वो कहते रहे कि आपकी बेटी को जो बदनाम कर रहा है ना, आज से बदनामी बंद हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, और ठाकरे साहब है ना देख लेंगे। और ये भी वीडियो और ऑडियो प्रूफ की बात मेरे पास तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन संभवतः किसी वकील के पास, हमारे टीम में किसी के पास शायद पहुंच गई है वो ऑडियो वीडियो का क्लिप भी, जिसमें रूपाली चाकनकर कह रही है आदित्य ठाकरे को, आप चिंता मत करिए, वो सब हो गया, मैंने साइन वाइन करवा लिया है, अब इसका वो राणे के खिलाफ हम केस ठोकने जा रहे हैं। और उनके अभी 24 घंटे के अंदर एफआईआर हो गया, 24 घंटे के अंदर। क्यों? महिला आयोग की अध्यक्ष ने आदेश दे दिया कि लड़की की बदनामी हो रही है, उनके परिवार की बदनामी हो रही है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये 300 महिलाओं के साथ सेक्स रैकेट करवाने वाली ये फर्जी महिला आयोग की अध्यक्ष था, जो एनसीपी शरद पवार की नेत्री थी, अध्यक्ष थी, जिसको शरद पवार के कहने पे आदित्य ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। वो महिला कह रही है कि बदनामी हो रही है। अब 300 महिलाओं के वीडियो मिले हैं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। पाप का घड़ा जब भरता है तो ठीक से फूटता है। 9 पुलिस वालों को कभी यह उम्मीद नहीं होगी कि सजाए मौत मिल जाएगी, और अमित जोगी को भी यह आशा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी मर्डर केस में, आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी। उम्मीद नहीं थी। मतलब इन लोगों ने यह कह दिया है कि कोर्ट का क्या मतलब है, अदालत क्या है। वो फोन से बाला साहब ठाकरे ने फोन कर दिया ना, जज साहब डर गए, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया अमित शाह के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। ये बतलाना चाह रहे हैं कि जज की कोई औकात नहीं है, जो औकात है बाला साहब ठाकरे की है, मोदी की है, अमित शाह की है, फडणवीस की है, राहुल गांधी की है, सोनिया गांधी की है। मैंने नेताओं की औकात है, जज की कोई औकात नहीं। अदालत क्या है? कुछ नहीं, वो तो खेत की मूली है। जज क्या है? उनके पैर की धूली है। ये संजय राउत कहना चाह रहा है। तो मैं संजय राउत को यह बताना चाह रहा हूं कि 9 पुलिस वालों से जाकर के पूछो, न्याय जिंदा है अभी। अमित जोगी से जाकर के पूछो, न्याय जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, न्यायाधीश भी जिंदा है, उनकी आत्मा भी जिंदा है। तो न्याय तो होकर रहेगा। इसलिए संजय राउत, अगर ये सोच रहे हो कि फर्जी बात करके कुछ हो जाएगा, हालांकि आपकी मंशा तो यही है,
कल जो जाए आदित्य ठाकरे आज ही जेल चला जाए। आपका गेम प्लान तो बड़ा है संजय राउत, आपको मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने जिस तरीके से अदालत को गुस्से में लाया है ना, उसका प्रतिफल आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो ये 9 पुलिस वालों को सजाए मौत, और उसके पहले भी देख लीजिए लगातार महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही हैं मित्रों, 2011 का एक रेप केस था छोटी बच्चियों के साथ, उस पर डीजीपी, कमिश्नर, सबको सबको आ गया है कि तुम्हारी वर्दी जाने वाली। एक्स डीजीपी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उनका तो पेंशन बंद हो जाएगा। एक्स डीजीपी के खिलाफ, जो रिटायर हो गए हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। और पूनावाला के भी खिलाफ मामला खुल गया है, जल्दी बताऊंगा। और श्रीमान चंद्रचूड़ जी के खिलाफ भी मामला चल पड़ा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।